गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और शुरुआत G20 की अध्यक्षता पर। तो एक बार फिर से बताते हैं, भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने खास बातचीत की। एस जयशंकर ने कहा, जी ग्लोबल साउथ एकता का एहसास है। बोले, आर्टिकल 370 निरस्त करना भारत के 10 सालों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। चीन ने जो नक्शे पर कुछ हिस्सों को अपना दिखाया है, उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन के दावा करने से कुछ नहीं होता। पहली चीज यह है कि जिस तरीके से G20 का अभी तक कन्वर्सेशन चला है, उसमें जॉइंट कम्युनिके कितना फिजिबल लगता है, खास करके तब जबकि ठीक इसके पहले चाइना फिर एक मैप रिलीज करके जिसको कहते हैं इरिटेशन खड़ा करना, वो कोशिश कर रहा है कि अक्साई चीन, अरुणाचल उसका पार्ट है। हम बहुत माइंडफुल हैं इस बात के लिए कि G20 इकोनॉमिक कॉपरेशन का एजेंडा है और वहाँ हमको साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए। फिर भी ये चाइना ओवरहैंग तो जाने वाला नहीं है। This is this map which China has put out. Look, China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So just by putting out a map claiming territories, some of which are part of India, I think doesn't make that. I mean, these are very much part of India. So I would say, but I would not relate the two countries. I think we are very clear. We are very clear what our territories are. This government is very clear about what we need to defend our territories. You can already see that on our borders. I think there should be no doubt about that. Just making absurd claims doesn't make other people's territory yours. Let's be very clear on that. आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। लेकिन हम लोग हैं मिस्चीवियस लोग। मैंने सोचा कि आप रुकने वाले हैं उसके बाद। मैंने सोचा था कि एक्चुअली कि पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन थोड़ा मिस्चीफ तो बनता है। तो अभी हम 13 अगस्त को श्रीनगर में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे, तो वहाँ एक नारा लग रहा था कि आर हो या पार कश्मीर हमारा है। तो मैंने, गवर्नर उसको लीड कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये नारा आपकी रैली में लगा है, तो क्या कहते हैं आप? तो बोला, मैं नहीं कहूँगा, ये विषय विदेश मंत्रालय का है। तो ओवर टू यू। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो जो आपने कहा कि आजकल अगर पाकिस्तान की बात जो है कम हो रही है, तो इसको मैं क्या कहूँ, एक किस्म से यू कैन से इट इज़ अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन, लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? एनडीटीवी से खास बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी बताया कि जब पुतिन से पीएम मोदी ने यह कहा कि यह युद्ध का युग नहीं, तो उन्होंने दुनिया के दिल की बात कह दी। Since we were talking about China, so in a manner of speaking, China was the place where you met Prime Minister Modi for the first time, if I'm not wrong. And you mentioned about your career as a diplomat. We all are curious, and this question is being posed to you every time, but still we also want to know in little more deeper manner. How does he work on the subjects like foreign policy? And what is different about PM Modi? For example, the way he came up with a clear thought on what he's going to do as a country on Russia-Ukraine war. That actually makes us wonder that many a times he is much more strategic, very bold, and sometimes he astonishes us by his understanding of the global politics. Well,
You could say that. I may not say it now in 2023 because I've seen in last 10 years that he clearly has a very strong understanding of global politics, so it doesn't astonish me. So, but say but it's a good example you gave. You know, just that one sentence. ये युद्ध का युग नहीं है. Which basically that this is not an era of conflict. I mean, this is what he said when he was meeting President Putin in Samarkand. विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया की बातचीत के दौरान कई बड़े डिप्लोमेट्स, पूर्व राजनयिक समेत बड़ी तादाद में गण्यमान्य लोग मौजूद रहे. इजरायल के राजदूत ने जहां भारत की G20 अध्यक्षता की सराहना की, वहीं ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने भरोसा जताया और जिस तरह से इसका आयोजन किया गया है उसकी तारीफ की. There are 2-3 words which are विदेश मंत्री एस जयशंकर की एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बातचीत के दौरान मौजूद रहने वाले राजनयिकों में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन, मेक्सिको के राजदूत फेडरिको सलास और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन का विदेश मंत्री से सवाल जवाब भी हुआ. I can suggest better ways. So the fact that in fact G7 today has yielded place to G20. भारत ने जिस तरह से G20 अध्यक्षता को एक नया मुकाम दिया है, फिलिप ग्रीन ने उसकी तारीफ की. This is the most ambitious G20 that any country has ever hosted. भारत ने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी G20 का आयोजन किया है. भारत आम सहमति बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है. उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर समस्याओं के समाधान में कामयाब रहेंगे. Reaching out to the global south, which makes very good sense. इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने G20 आयोजन के तरीके को अत्यधिक सक्रियता वाला बताया. वे एस जयशंकर की बातों से काफी प्रभावित नजर आए. भारत की अध्यक्षता काफी सक्रियता वाली रही है. ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी है. विदेश मंत्री ने जो कुछ भी कहा, एक राजनायक के तौर पर मुझे काफी दिलचस्प लगा कि वो किस तरह से बदलती दुनिया में और दुनिया में बदलते शक्ति समीकरण में भारत की भूमिका को देखते हैं. Not only up to India, it's also up to other countries there will be also successful with the agreed text. And I think that in general what Dr. Jaishankar has said was really interesting for me as a diplomat and a citizen of the world. जिस तरह से इंडिया अपने आप को दर्शा रहा है और G20 के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो विजन है वो सिर्फ G20 में ही नहीं बल्कि वैश्विक है, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया. करीब सवा घंटे के कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे मौके आए जब हॉल में मौजूद लोगों ने ताली बजाई. सवाल जवाब के दौरान कई बार ठहाके भी गूंजे. G20 शिखर बैठक से महज 10 दिन पहले सीधे विदेश मंत्री से भारत के अनुभव, ग्लोबल साउथ के देशों के हक की बात, यूक्रेन रूस जंग के बीच सबको साथ लेकर चलने की कोशिश और G20 के एजेंडे को विकास पर केंद्रित रखने की कोशिश के बारे में सुनकर सभी कई पहलुओं से परिचित हुए. नई दिल्ली में वसुधा वेणुगोपाल और कादम्बिनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया. सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती करने की घोषणा की, लेकिन जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं उन्हें 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती रही है. अब तक सरकार के मुताबिक यह सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी, यानी 200 पहले और 200 अब. 400 रुपए सस्ता मिलेगा जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें मुफ्त में कनेक्शन मिला है. फैसला 30 अगस्त से लागू हुआ. सरकार ने इस घोषणा को रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर महिलाओं के लिए तोहफा बताया. तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है. महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर आई. मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती का फैसला किया गया है. घटी हुई कीमत 30 अगस्त से देश भर में लागू होगी. उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को पहले की तरह 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी उनके खाते में आती रहेगी. आइए आपको समझाते हैं इस फैसले का मतलब क्या है. दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है. अब उसकी कीमत 903 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी.
लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले की तरह उनके खाते में 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती रहेगी। यानी उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए एक सिलेंडर की कीमत 703 रुपए पड़ेगी। सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन और ओणम के पहले देश के महिलाओं को ये उपहार दिया है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सरकार के इस फैसले को इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत का नतीजा बताया है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके कहा, अभी तक पिछले 2 महीनों में इंडिया गठबंधन की केवल 2 बैठकें हुई हैं और एलपीजी के दाम 200 रुपए घट गए। ये है इंडिया का दम। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और उन्हें फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। फिलहाल उज्ज्वला योजना के तहत नए लाभार्थियों को गैस कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। आज सुबह हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में चंद्रयान मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की गई। सरकार तो इस बात से इनकार कर रही है कि इस फैसले के पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन ये साफ है कि महंगाई के मोर्चे पर आलोचना झेल रही मोदी सरकार अब इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए हरकत में आ गई है। दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक सरकार ने एक और न्यायिक आयोग का गठन किया है। कोविड संक्रमण के दौरान दवा और उपकरणों की खरीद के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, इसकी जांच करने के लिए विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जांच की अनुशंसा की थी और इसी साल जुलाई में रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई थी। कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई और इस संक्रमण से निपटने के लिए जो उपकरण, टेस्ट किट और दवाएं खरीदी गई, उनके लिए सही प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, इसकी जांच के लिए कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने राज्य के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जेएम कुन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी जस्टिस कुन्हा पर सवाल उठा रही है। आयोगದ ಏನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ निवृत्त जो इस समिति को हेड कर रहे हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने जानबूझकर बीजेपी विरोधी शख्स को नियुक्त किया है। जनता को ये बात पता होनी चाहिए। ಅವರಿಂದ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जस्टिस कुन्हा की नियुक्ति को लेकर तलवार खिंच गई है। He is a retired judge. He is honest. The same जस्टिस कुन्हा ईमानदार है। वो लोग घबरा क्यों रहे हैं? पहले तो कह रहे थे कि अगर जांच हुई तो कांग्रेस के लोग फंसेंगे। अब जबकि हमने जांच आयोग बनाया तो वो डर रहे हैं क्यों? Seek probe on the corruption issues that we raised. Suddenly they are getting scared. They're calling it vendetta politics. सिद्धरमैया सरकार ने एक और आयोग गठित किया है 40% कमीशनखोरी की जांच के लिए, जो कि विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बना था। बसवराज बोम्मई सरकार इस आयोग पर भी सवाल उठा रही है। 40% सर्वे ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ। जहां तक 40% कमीशन का आरोप है, इसमें कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। इस विभाग के खिलाफ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आरोप लगाए, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रोजेक्ट एस्टीमेट से ज्यादा लागत पर पूरे किए गए हैं। दोनों ही आयोगों को 3 महीने के अंदर जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। लगता है कि सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है, क्योंकि जांच के दायरे में कई विभाग, मंत्री और अधिकारी आएंगे। भले ही जांच अभी शुरू न हुई हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ गई है।
बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर नौकरियों की सक्रिय वैकेंसी पिछले 4 महीनों में करीब 80% बढ़कर 10 लाख से कुछ अधिक हो गई है। सबसे ज्यादा नौकरी के अवसर फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर 28 अगस्त 2023 को 10 लाख से ज्यादा नौकरियों की वैकेंसी है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक ये संख्या मई 2023 में 5,65,503 थी, जो 28 अगस्त 2023 तक बढ़कर 10,03,062 तक पहुंच गई। इनमें एक अहम हिस्सा इंजीनियरिंग, सेल्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा है। श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर सबसे ज्यादा 51% वैकेंसी फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में है, जबकि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सेक्टर में करीब 13% वैकेंसीज हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कुल 10,03,000 के आसपास वैकेंसीज में से सबसे ज्यादा करीब 1/3 वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए उपलब्ध है। और इसमें जो मेजर इशू है कि एम्प्लॉयर्स को एक पोर्टल पे लाना, और जो एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉई चाहिए, जो आज की जॉब के लिए बच्चों को जिसको भी जॉब की चाहिए, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि भाई हर एम्प्लॉयर आके अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। बड़ी अच्छी इंडिकेशन आ रही है कि लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख एम्प्लॉयर ने रजिस्टर कराया हुआ है, और जो अगस्त का डाटा बता रहा है कि लगभग 1,10 लाख जॉब की आज की डेट में इन एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट आई है। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी रिफ्लेक्ट करेगा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो नेचुरली लोगों को जॉब देनी पड़ेगी। इन 10 लाख से ज्यादा वैकेंसियों में 28% पूरे देश के लिए है, जबकि 18% वैकेंसीज अलग अलग राज्यों के लिए हैं। भारत सरकार को उम्मीद है कि टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में रोजगार के अवसर और बढ़ाए जा सकते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि जॉब क्रिएशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हो सकता है, और जो यूजर इंडस्ट्री है जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें भी जॉब क्रिएशन हो सकता है। और जॉब क्रिएशन की इसमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट अभी हमारा 10 से 12% है, और आगे उम्मीद है कि 15 से 20% जाएगा। नई एप्लीकेशंस, नए एरियाज खुलेंगे तो नंबर्स वॉल्यूम्स तो बढ़ेगा ही, साथ ही में क्वालिटी ऑफ द जॉब विल इम्प्रूव। हायर स्किल्स के लोग जाएंगे, इनको हायर रिम्यूनरेशन मिल सकता है। क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम मंत्रालय के मुताबिक आने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान देश में रोजगार के अवसरों में और वृद्धि हो सकती है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। G20 को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं, 2 और एयरपोर्ट भी विदेशी मेहमानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ घरों की खिड़कियों को क्यों बंद करवाया गया और गाजियाबाद के सौंदर्यीकरण का काम वहां हो रहा है। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। G20 में 40 से ज्यादा देशों के मेहमानों के आगमन को देखते हुए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अलावा गाजियाबाद के हिंडन और आगरा एयरपोर्ट को भी तैयार करने को कहा गया है। दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक हिंडन का ये एयरपोर्ट है। विदेशी मेहमानों के आगमन के मद्देनजर अब यहाँ कस्टम और इमिग्रेशन से जुड़े काउंटर बनाए जा रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ज्यादा कंजेशन हो, यानी ज्यादा वहां पर अगर फ्लाइट हो, तो यहाँ पर भी कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा सकता है। हिंडन एयरपोर्ट से सटे आबादी वाले इलाकों के घरों में रहने वालों को कुछ हिदायतें दी गई हैं। मसलन एयरपोर्ट की ओर खुलने वाली खिड़कियों को बंद कराया जा रहा है। आसपास के निवासियों से अपील की गई है कि वो 10 तारीख तक अपनी छतों पर न जाएं। एयर सिक्योरिटी की दृष्टिगत ही कुछ खिड़कियों को बंद करवाया जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सीमित है, ना के बराबर है। और बाकी इसमें पूरे रूट में कोई इशू नहीं है। यही नहीं, हिंडन एयरपोर्ट से उतरने वाले विदेशी मेहमानों को राजनगर एलिवेटेड रोड के जरिए दिल्ली लाने के लिए इस पूरे रास्ते के सौंदर्यीकरण का काम तेज कर दिया गया है। सड़कों को तेजी से बनाया जा रहा है और सड़कों के किनारे की हरियाली और वॉल पेंटिंग्स का काम रात दिन किया जा रहा है। 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक वीआईपी मूवमेंट के चलते इन सड़कों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इंडियन एयरपोर्ट पे वॉल पेंटिंग लोगो और फिर जो नगर निगम की रोड लेंथ है उसको ठीक से मेंटेन रखना, उसको पॉट होल्स फ्री रखना, उसमें सेंट्रल वर्च डिवाइडर इन पे ग्रीनरी ठीक से मेंटेन करना और साइड वॉल पे G20 की ब्रांडिंग करना। इसके अलावा जो रास्ते में CWRs हैं यानी कि जिसे पानी की टंकी बोला जाता है, उन पे स्वच्छ सर्वेक्षण एवं G20 के लोगोस का निर्माण करना ताकि जो विजिटिंग राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें एक अच्छा दृश्य देखने को मिले। G20 की बैठक को लेकर दुनिया भर की निगाहें भारत पर लगी हैं। प्रशासन की कोशिश यही है कि जनता के सहयोग से भारत की खूबसूरत छवि दुनिया को दिखाई जाए। गाजियाबाद से कैमरामैन पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।